नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। देखिए, यहां पर एक ऐसी महिला की कहानी है जो महिला रहते हुए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पूरा कब्जा जमा कर बैठा था और यूं समझ लीजिए मुंबई अंडरवर्ल्ड की पहली महिला डॉन। नाम हसीना पारकर। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपना पति खो दिया, देखते देखते अंडरवर्ल्ड की महिला डॉन बन गई। मुंबई में कोई भी मामला होता था वो चुटकी में उसकी सेटिंग करा के हल कर देती थी। 4 बच्चों की मां। आइए इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी से आपको अवगत कराता हूं। इब्राहिम कासकर मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात था। उसकी 10 संतानें थी, 4 पुत्री और 6 पुत्र, यानी 4 बहन और 6 भाई थे। हसीना पारकर 7वें नंबर की संतान थी, यानी कि दाऊद से वो छोटी थी। साल 1959 में हसीना पारकर का जन्म होता है बेहद ही साधारण परिवार में और एक साधारण सा जीवन जी रही थी। लेकिन दाऊद और शब्बीर, उसके बड़े भाई, अपराध की दुनिया में उतर चुके थे और सहयोग देखिए, दाऊद को पहली बार पुलिस के हाथ जब लगा था तो उसके पिता ने ही उसे पहली बार गिरफ्तार किया था। पिता द्वारा खूब डांटे फटकारे जाने के बावजूद भी वो अपराध की दुनिया नहीं छोड़ता और घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपराध की दुनिया उसे रास बहुत आती थी और वो अपने परिवार से तब भी जुड़ा हुआ था। हसीना पारकर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो आइए हसीना पारकर के बारे में मैं जानकारी से आपको अवगत कराता हूं। हसीना पारकर वो तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, जैसे सब लड़कियां होती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में जब परिवार का कोई सदस्य कदम रख देता है तो परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। तो परिवार पर भी इसका असर पड़ना शुरू हुआ। लेकिन चूंकि उसके पिता मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल थे इब्राहिम कासकर, इसलिए वे अपनी संतानें को जैसे भी सही पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। और उसी बीच मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब दाऊद को इसके पिता ने निकाल दिया था, तो लेकिन फिर भी दाऊद अपने परिवार से जुड़ा रहा और खासकर अपनी बहनों से। चूंकि दाऊद इब्राहिम और शब्बीर अपराध की दुनिया में उतर चुके थे और यह भी सच है कि अपराध की दुनिया कब किसे चैन से जीने देती है। उसी बीच दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर की पेट्रोल पंप पर मानिया सुरवे द्वारा तथा उसके गुर्गे द्वारा 21 फरवरी सन 1981 को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्या पठान गैंग ने करवाई थी और पठान गैंग से दाऊद का 36 का आंकड़ा था। पठान गैंग दाऊद को उभरते नहीं देखना चाहती थी। दाऊद तिलमिला गया। मुंबई की सड़कों पर धुआंधार खून खराबा होने लगा। दाऊद का तो बस एक ही मकसद था कि अपने भाई का बदला लेना। मानिया सुरवे भागकर इधर उधर अपना ठिकाना बनाकर रहने लगा। मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई और मुंबई में पुलिस द्वारा धरपकड़ और एनकाउंटर तेज हो गया। इसी बीच एक मुखबिर से पता चलता है, चूंकि वो दाऊद का मुखबिर था, दाऊद के गुर्गा था, दाऊद का मुखबिर पुलिस को बताता है कि मानिया सुरवे अंबेडकर जंक्शन कॉलेज के पास आ रहा है। पुलिस पहुंचती है सादे लिबास में। अब मानिया सुरवे 11 जनवरी सन 1982 को पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और उसके बाद पुलिस की धरपकड़ बहुत तेज हो जाती है। साल 1986 में जब पुलिस की धरपकड़ और एनकाउंटर बहुत तेजी से हो रहा था, तो उसी बीच मौका पाकर दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर हमेशा के लिए पहले दुबई जाता है। उसके बाद दुबई के रास्ते से वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन अपनी बहनों से और भाइयों से वो जुड़ा हुआ था। उसी बीच उसकी बहन हसीना पारकर की शादी इस्माइल पारकर से होती है। तब तक हसीना पारकर को ना तो अंडरवर्ल्ड से दिलचस्पी थी और ना ही कोई लालच था, ना कोई लालसा थी। इस्माइल पारकर हसीना पारकर का पति
उसका बहुत ख्याल रखता था और इस्माइल पार्कर का अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। बस उसका एक छोटा सा ढाबा था या यूं कह लीजिए होटल था। वही होटल चलाकर अपने परिवार का, अपनी पत्नी का लालन पोषण करता था। और एक बात और, फिल्मों का उसे बहुत बड़ा शौक था। फिल्म में अक्सर छोटे मोटे रोल वो ढूंढने की कोशिश करता था और कभी कभार उसको छोटे मोटे रोल मिल जाते थे तो वो बड़ा खुश हो जाता था। देखते ही देखते हसीना पार्कर और इब्राहिम पार्कर की 4 बच्चे हो गए, 2 लड़का और 2 लड़की। उसी समय 1990 के आसपास 3 खूंखार गैंग जो बीआरए के नाम से मशहूर हो चुके थे, बाबू रेशम, रामू नाइक और अरुण गौली, इनका दाऊद से 36 का आंकड़ा था। दाऊद और बीआरए गैंग में अक्सर खून खराबा होता था और एक बार बाबू रेशम और रामू नाइक दाऊद के गुर्गे द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन अरुण गौली बच जाता है क्योंकि वो दिमाग से खेलता था और अपने कदम फूक फूक कर रखता था। अरुण गौली ये वही है जिन्हें अंडरवर्ल्ड में डैडी के नाम से जाना जाता है। इसी बीच एक और हादसा होता है। दाऊद के आदमी अरुण गौली के भाई को मौत के घाट उतार देते हैं। अरुण गौली तिलमिला जाता है और इसका बदला उसने दाऊद इब्राहिम की बहनोई और हसीना पार्कर के पति इस्माइल पार्कर को मार कर लिया। 26 जुलाई 1991 को अरुण गौली इस्माइल पार्कर को मौत के घाट उतार देता है। मुंबई में कोहराम मच जाता है। अभी तक अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन इसके बाद ये प्रचलन शुरू हो गया और फैमिली पर भी हमला होने लगा। 12 सितंबर 1992 को जेजे हॉस्पिटल में अरुण गौली का एक खास गुर्गा जो इस्माइल पार्कर को मारने में था, यानी इस्माइल पार्कर को मारने में सबसे बड़ा हाथ था, वो जेजे हॉस्पिटल में एडमिट होता है और दाऊद और उसके आदमी को पता चलता है और जेजे पर AK-47 बरस पड़ती है। बहुत से बेकसूर मारे जाते हैं। उस गैंग वॉर में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी मारा जाता है। अरुण गौली बच जाता है। उसके बाद हसीना पार्कर की चर्चा चारों ओर होने लगी और देखते ही देखते हसीना पार्कर हसीना आपा के नाम से मशहूर हो गई। उसके बाद मुंबई में कोई भी काम बिना हसीना पार्कर के मर्जी के नहीं होता था। बिल्डर से लेकर तमाम फिल्मी हस्तियों तक से पैसे लिए जाते थे। कोई भी समस्या होती थी तो हसीना आपा उसे सुलझा देती थी। उसके बाद उनके बदले में उन्हें मोटी रकम दी जाती थी। कहते हैं दाऊद का हाथ अपनी बहन के ऊपर था, तभी ये सब बड़ी आसानी से हो रहा था, क्योंकि दाऊद का दबदबा उस समय पूरे मुंबई में था। तभी आता है साल 2006। सलम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का काम आता है और वडाला के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होता है, जिसके लिए 1 करोड़ की आवश्यकता होती है। हालांकि इनके पास बहुत पैसा था हसीना पार्कर के पास, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बड़ी हस्ती होती है वो अपने पास से पैसा नहीं खर्चा करती। 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इस काम में लगाया जाता है किसको? हसीना पार्कर ने मिलन शुक्ला और ब्रोकर चंद्रेश शाह को अपने साथ मिला लिया और 1 करोड़ लाने की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवाने को दी गई। विनोद ने बिल्डर जय शाह को अपनी बातों में फंसाकर बोतल में उतारा, यानी अपनी बातों में फंसा लिया और 1 करोड़ रुपए निकलवा लिया। लेकिन किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, अर्थात रुक गया। अब जय शाह विनोद से अपना पैसा मांगता है और विनोद हसीना पार्कर से कहता है, लेकिन जय शाह को सिर्फ 70 लाख रुपए वापस होते हैं और बाकी के 30 लाख ये कहकर उसे वापस भेज दिया जाता है, नहीं दिया जाता उसे 30 लाख, कि आपा ने अपने प्रोडक्शन के लिए 30 लाख ले लिए। जय शाह बाकी के अपने 30 लाख रुपए लेने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट लिखाने जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। जब वहां कुछ नहीं होता है तो उसके बाद जो है वो पहुंचता है मुंबई क्राइम ब्रांच
में जब कुछ नहीं होता है तो उसके बाद वो एसीबी के पास जाता है। एसीबी कौन? एंटी करप्शन ब्यूरो। और एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। और वहां उसने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल महाबले और राजेंद्र निगम, कौन? अनिल महाबले और राजेंद्र निगम पर आरोप लगाता है कि एफआईआर दर्ज करने के एवज में इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। 21 अप्रैल 2007 को एसीबी ने एक्शन लिया और 16 मई तक हसीना को हर हाल में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। वह महिला जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन, वसूली, हवाला, जबरन कब्जा के 80 से ज्यादा मामले दर्ज थे, सिर्फ एक बार अपने जीवन में वो कोर्ट में पेश होती है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल तक मामला जब पहुंचता है तो मामला गंभीर था। हसीना पार्कर को पकड़ने के लिए पुलिस निकलती है, लेकिन हसीना को पहले ही पता चल जाता है और वो वहां से भाग निकलती है। हसीना पार्कर गोल्डन अपार्टमेंट में अपने पसंद का एक फ्लैट पसंद करती है अपार्टमेंट में, और वहां ताला तोड़वाकर जबरन वहां कब्जा करती है और वहीं से अपना पैड जमा कर अपना काम शुरू करती है, यानी उस जगह को अपना अड्डा, नया अड्डा बना लेती है और अपने काम को वहां से अंजाम देती है। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में दोनों में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी और दाऊद इब्राहिम का नाम भी उससे फायदे मिल रहा था। इससे पहले साल 2005 में उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक बड़े बिजनेसमैन के घर की थी, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा उसके जीवन में आता है साल 2006 में। उसका बड़ा बेटा दानिश, जो उसके सभी काम में इन्वॉल्व था और उसका सारा अवैध काम वही देखता था, कार एक्सीडेंट में यानी सड़क हादसे में मारा जाता है। उसके बाद तो हसीना पार्कर मानो टूट सी गई। उसका अब काम में मन नहीं लगता था। हालांकि वो काम करती जरूर थी, लेकिन उसका मन पूरे तरीके से लगता नहीं था। उसका सारा काम उसके बाद उसका खास आदमी सलीम पटेल ही देखता था। वो एकदम गुमसुम सी रहने लगी। एक जवान बेटा उसका चला गया, इसका दर्द वो झेल नहीं पाई, उससे कभी उबर नहीं पाई, क्योंकि जब एक जवान बेटा किसी का मर जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है, उस माँ से पूछो। और अंततः 6 जुलाई 1914 को हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पीछे वो तकरीबन 5,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ जाती है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।